पर मेटल्स इंडेक्स करीब करीब 1.5% का मूव यहाँ पर इस समय। चलिए अब एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, राहुल अरोड़ा जुड़ गए हमारे साथ, निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO। राहुल गुड मॉर्निंग। राहुल, वन वे रैली और कल तो मार्केट ने एक छप्पर फाड़ रैली करके दी और FIs की तरफ से 7,500 करोड़ की बाइंग आई। आपके भी FI क्लाइंट्स हैं, ये हुआ क्या कल और अब मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है इस वन वे रैली के बाद? तो गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अनुज ऑनेस्टली फंडामेंटली तो बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, काफ़ी टाइम से है। तो आई थिंक यू नो जस्ट सकम टू द पावर ऑफ लिक्विडिटी। आई थिंक यू नो जैसे अगर आप देखें तो अभी प्रमोटर्स भी जिस तरह की सेलिंग आई है पिछले 2 महीने में, आई थिंक करीबन 80-90 हज़ार करोड़ की तो प्रमोटर सेलिंग आई है मार्केट में। आप अनुज बाजार में कितने समय से, आपको याद होगा एक समय था जब प्रमोटर सेल करता था स्टॉक डीरेट हो जाता था, आप बोलते थे कि प्रमोटर स्टॉक क्यों बेच रहा है, अब लाइन लग जाती है कि प्रमोटर बेच रहा है, खरीद लो। प्रॉब्लम ये भी है कि डोमेस्टिक्स में 1.5 से 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कैश पे है, सब कैश पे है। उतनी तो मैं कैश लेवल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका स्टॉक गिर रहा है और आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस का प्रेशर है तो आप ज़्यादा वेट भी नहीं करते अगर काउंटर सेलिंग पॉइंट है। अब ये पैसा पॉइंट ये है कि जो SIP तो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, ऊपर से अगर प्रमोटर का भी पैसा आ रहा है तो ये मेरे अंदाजन अनुज अगर आप पिछले 2 महीने का डेटा देखें 80-90 हज़ार करोड़ ये 2-3 जगह ही जा रहा है, या तो ये मार्केट में वापस आ रहा है या प्रीमियम रियल एस्टेट में जा रहा है या गाड़ियों में जा रहा है। आप तीनों एंगल्स के सेल्स देख लीजिए, कमाल के हैं। तो आई थिंक FIs का अनुज ये है कि आई थिंक जो वो मैं एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था सिंगापुर में, जो ट्रंप और हैरिस का जो डिबेट हुआ था उसके बाद मैंने उनको पूछा कि व्हाट डिड यू मेक ऑफ इट, और उनका एक ही लाइन का जवाब था, दे डोंट सीम टू हैव अ क्लियर पॉलिसी ईदर विच वेज। तो जीत के आएंगे, दोनों में से एक ही जीत के आएंगे, पॉलिसी क्या होगी। बट तो मैंने उनको पूछा कि सर इसके चलते जो इंडिया के रेट कट्स होने वाले हैं US में, कहता है कि आपकी इकोनॉमी 6.5-7% अभी भी ग्रो कर रही है ना, आपको फ्लोज मिलेंगे। यू नो, सो दैट इज़ द माइंडसेट राइट नाउ कि अगर ग्लोबली इस वक्त इंडिया के आसपास किसी का ग्रोथ रेट नहीं है और ग्लोबल पॉलिसीज ठीक ठाक नहीं है, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर अनुज बहुत अच्छा है। आई थिंक किस्मत अच्छी रही है कि पिछले हफ्ता 10 दिन से क्रूड 65-70 के बीच में चल रहा है। हमारे रुपी ने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बिहेव किया है, कोई खास उथल पुथल वहाँ नहीं आई है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व ठीक ठाक है, एंड यूर गेटिंग इनटू अ रेट कट साइकिल। अभी वो 25 हो 50 हो वो एकेडमिक है, बट पॉइंट इज आप रेट कट साइकिल में आ रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप ग्लोबली देखें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, एंड ऐड टू दैट कि ठीक है 2 महीने में US इलेक्शंस हैं, लेकिन अगर कोई क्लियर पॉलिसी वहाँ पे नहीं है तो आई थिंक वी कुड बी डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिशियरीज ऑफ ग्लोबल फ्लोज। वो एक ऑप्शन वैल्यू बन जाता है अनुज, क्योंकि आज की डेट में इंडिया वहाँ खड़ा है जहाँ हम FIs को बोल सकते हैं आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। लेकिन अगर आप आ गए तो आप यू नो अगर आप नहीं आ रहे, जैसे वो गाना है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, यू नो। बट आई थिंक like you said Anuj, I think we just have to bow down to liquidity। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। आप मुझे अगर वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी हद तक स्ट्रेच लग रहे हैं, बट पैसा आ रहा है तो मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। ओके, बिल्कुल एक सही गाना वैसे वो। निफ्टी वापस नीचे आया बाय द वे, एकदम से ग्रीन में जाने वाला था लेकिन वापस फिर रेड में आया, 60 पॉइंट नीचे फिर से एक बार, और बैंक निफ्टी भी। अच्छा राहुल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अप्लाई किया गया आपने? अलॉटमेंट तो खैर नहीं मिला होगा लेकिन अप्लाई किया गया, और इस समय व्यू क्या है इस पूरे सेक्टर पर? क्योंकि HDFC के जाने के बाद एक ज़रूरत थी कि एक थोड़ा सा बड़ा प्लेयर हो, जैसे LIC हाउसिंग है लेकिन फिर भी शायद वो मार्की प्लेयर मिसिंग था, तो अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस आ जाएगा यहाँ पर। इस सेक्टर पर क्या व्यू है आपका? देखिए अनुज, 10.5% की यील्ड है, 0.1% का NPA है, एंड ग्रोथ रेट तो व्हाट बजाज फाइनेंस हैज़ गिवन यू हिस्टोरिकली इट हैज़ गिवन यू। यही है कि आप कितना डिफरेंशियल देना चाहेंगे पूरे सेक्टर के मुकाबले, क्योंकि अगर आप ट्रेलिंग पे देखें तो इट्स कमिंग एट अबाउट 3.3-3.5 टाइम्स ट्रेलिंग। अगर आप पोस्ट डाइल्यूटेड बेसिस देखें और अपर एंड ऑफ द वैल्यूएशन भी देख लें तो आई थिंक 2.5-2.7 के आसपास आ रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि जिस दिन लिस्ट होगा वो 1x to 1.5x तो आपको दे ही देगा। तो आई थिंक पॉइंट ये है कि जो 2.5-2.7 का जो अभी मल्टीपल है वो अगर लिस्टिंग के दिन ही 4-4.5 हो जाएगा, देन यू आर टॉकिंग अबाउट अनुज अ कंपनी दैट हैज़ टू ग्रो 35% प्लस। क्योंकि आपको याद होगा जब बजाज फाइनेंस, HDFC वगैरह को या डीमार्ट को ये वैल्यूएशंस मिलते थे, दीज कंपनीज यूज्ड टू ग्रो बिटवीन 30 to 40%। तो क्या ये सस्टेनेबल होगा? मुझे लगता है अनुज ये इसके चलते आपको BFSI में अगर थोड़ी सी री रेटिंग आए, आपको वैल्यू ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि हम बजाज हाउसिंग की बात करें, आप रेपको होम फाइनेंस देख लीजिए, 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ रहा है।
उसमें भी आपको 20% की ग्रोथ आ जाएगी। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हटको अगेन कमिंग टू एट अबाउट 2.7 टाइम्स, ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ हो रही है। और Muthoot, again an NBFC, almost 23-24% ROE, again coming to you at about 2.2-2.3 times. अगर वो 2.5 तक भी चला गया तो आई थिंक पूरे जो NBFC सेक्टर में है अनुज, बजाज फाइनेंस के मदद से, जैसे बोलते हैं ना आप किसी के शोल्डर पे बंदूक लग के गोली चला रहे हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि काफ़ी स्टॉक्स का फ़ायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि बजाज once it lists can go into a sideways consolidation for some time, but names like Hutco, Repco, Muthoot can still show you reasonable gains even from here because of the euphoria that Bajaj will create post listing. अच्छा राहुल, जैसे ही आपने मुथूट और मन्ना फर्म का जिक्र किया, मेरा प्रश्न इसके इर्द गिर्द ही जा रहा था। मतलब ये गोल्ड का मूव ऑलमोस्ट आज 73,000 की ट्रैजेक्टरी गोल्ड में, देन वी हैव टाइटन और जेम्सन ज्वेलरी स्पेस में ज्वेलर्स को बाजार काफ़ी स्ट्रांगली चेस कर रहा है। इस स्पेस पे आपका व्यू? अभी गोल्ड के आसपास रहते हैं, प्रीशियस मेटल्स के आसपास। देखिए गोल्ड पे वीरू ये है कि आप देख लीजिए कि अभी लास्ट ईयर जो टैक्सेशन आई थी डेट पे, it has not made debt a very investable asset class. अभी if you're paying marginal tax, even on your fixed deposit, अगर आपका 30% भी टैक्स है and you're getting 6% on an FD, तो आपके 1.8% तो वैसे ही 6% से निकल जाते हैं। अब हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन दिया है इस लास्ट बजट के बाद, बट एक तरह से आपको माइंडसेट पता चल जाता है कि दे आर नॉट एंटायरली इन फेवर ऑफ रियल इस्टेट। जो मैं अनुज को बात कर रहा था, वो प्रीमियम रियल इस्टेट, प्रीमियम हर जगह बिक रहा है। But I think incrementally from here, I don't know whether they want real estate to be an investable asset class. They want it to be an occupied asset class. तो बचता क्या है आपके पास? आपके पास या तो equities बचते हैं या gold बचता है. And I think both of them have moved in tandem. I think if you're looking at asset allocation today, Viru, मैं क्योंकि I'm still relatively young, I would still say go 60% in equities. आप गोल्ड में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। यू कैन प्रॉब्ली लुक एट 15-20% इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। मुझे लगता है कि गोल्ड में कंटिन्यू टू डू वेल इवन फ्रॉम हियर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अभी हम फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं। आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ गोल्ड रिटर्न्स यू 10-15% बिटवीन हियर एंड द एंड ऑफ द ईयर, विच इज़ नॉट अ बैड रेट ऑफ रिटर्न बाय एनी स्ट्रेच। और जो बाकी का आपका जो 15-20% बढ़ जाता है, वो आप शायद एफडीज या डेट एसेट क्लासेस या रियल एस्टेट में डाल सकते हैं। बट आई वुड स्टिल व्यू गोल्ड एज अ वेरी इन्वेस्टेबल एसेट क्लास। और मुझे लगता है कि फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर एक्विटीज और गोल्ड में आपको शायद हो सकता है कि फॉर सम पीरियड सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, ये गोल्ड पे टिक था और गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स पे। अच्छा राहुल, एक और चीज़ है, पहले आज से लगभग साल 1.5 साल पहले वेस्ट लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हमने देखा और वो एक फेज था वो जुबिलेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग। अब वेस्ट लाइफ काफ़ी समय से कंसोलिडेशन के मूड में है, लेकिन लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद जुबिलेंट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है और जोमेटो तो खैर है ही ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में। इस स्पेस में अभी भी आप लोगों को चेस करने का जो स्पेस है वो कहाँ नज़र आ रहा है, स्पेशली योर टेक ऑन जुबिलेंट फूड्स प्लेसमेंट? देखिए वीरू, इसमें यह है कि अगर आप पिछले एक साल में देखें स्पोर्टिंग इवेंट्स बहुत रहे हैं। आई थिंक ये क्वार्टर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर होगा वो बेस इफेक्ट भी लास्ट ईयर का बहुत हाई होगा, क्योंकि उस वक्त इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था एंड बीच में ओलंपिक्स आ चुके हैं, यूरो आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो इंडियन टाइम जोन के हिसाब से बहुत सही बैठ रही थी फ्रॉम अ डिलीवरी स्टैंड पॉइंट। आई थिंक तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर 1-2 क्वार्टर तक नंबर्स सॉफ्ट रहेंगे। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज, अगर आप वेस्ट लाइफ की बात करें, आई एग्री विथ यू दैट द स्टॉक हैड डन वेरी वेल एंड देन इट करेक्टेड, बट इतना कोई खास एब्सोल्यूट टर्म्स में उसकी गिरावट नहीं हुई है। इट्स गॉन मोर फॉर अ टाइम वाइज कंसोलिडेशन, बिकॉज आई थिंक ऊपर 1000 के आसपास का हाई था, फिर नीचे 650 आया था, एंड आई थिंक इफ यू सी फॉर द लास्ट मेनी वीक्स ये बेसिकली 750 to 825 के रेंज में चल रहा है। सो इट्स नॉट रियली क्रैकिंग, इट्स नॉट बर्स्टिंग आउट। लेकिन हमने अभी रिसेंटली चैनल चेक्स किए थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आई थिंक व्हाट वी आर गेटिंग टू सी वीरू इसके मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिख रही है। आई थिंक हमने काफ़ी स्टोर्स जुबिलेंट, बर्गर किंग, वेस्ट लाइफ के विजिट किए थे। हमें फीडबैक मिल रहा है कि 5 से 10% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आ रहा है। ईयर ऑन ईयर थोड़ा फ्लैटिश हो सकता है, बट आई थिंक दीज आर स्टिल गुड स्टॉक्स टू बी होल्डिंग। वेस्ट लाइफ पे जैसे हमारी अनुज के साथ भी काफ़ी चर्चा हुई है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ही इज़ नॉट प्रोडक्ट एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड। उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सॉर्टेड है, एक ही प्रोडक्ट से आता है, एक ही जोग्राफी से आता है। व्हेन यू आर ट्रैकिंग दी अदर्स, बहुत सारे कुजीन आ जाते हैं, किसी का चाइनीज़ आ जाता है, किसी का बिरयानी आ जाता है, कोई टर्की में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई श्रीलंका में है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननोन हो जाती हैं। बट ये मैं मानता हूँ वीरू के जुबिलेंट वॉज टेक्निकली वेरी अंडर ओन्ड।
क्योंकि QSR में लोग ज़्यादा वेस्ट लाइफ में थे, देवयानी में थे, सफ़ायर में थे, तो एक टेक्निकल अंडर ओनरशिप था जो काफ़ी हद तक इस यहाँ पे मूव हुआ है. I would have obviously, as I have discussed many times on the past of this channel, played this space through Zomato. But अगर आपको QSR में आज की डेट में भी इन्वेस्टेबल होना है, आई थिंक 2 स्टॉक से ज़्यादा नहीं आपके पास होने चाहिए. उसमें से एक तो वेस्ट लाइफ होना ही चाहिए, दूसरा मेरे हिसाब से ये प्राइस पे या तो देवयानी या सफ़ायर होना चाहिए. आई वुड स्टिल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल बाइंग जुबिलेंट एट दीज प्राइसेस. थोड़ा एक्सपेंसिव अभी भी वेस्ट लाइफ मुझे लगता है, बट आई थिंक अगर आप स्ट्रक्चरली होल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज कुड गो इन फॉर अ टाइम वाइज करेक्शन. आई थिंक जोमेटो भी अगर आप देख लें 40 से चला था फ्रॉम द लो, तो इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन, बट लॉन्ग टर्म आई एम फेयरली स्ट्रक्चरली पॉजिटिव ऑन दिस एंटायर स्पेस. ओके, एक आखिरी सवाल, कोई नया स्टॉक निकाला हो आपने जो आपको इस समय जो हमने डिस्कस नहीं किया हो अब तक? तो जैसे अनुज मैंने कहा था, हटको इज़ वन, जहाँ की हमें लगता है कि 25-30% की ग्रोथ आएगी. आई डोंट नो हाउ वेल इट इज ट्रैक्ड इन द मार्केट, बट 2.7-2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक है. आई थिंक मार्जिन्स भी काफ़ी हद तक हेल्दी हैं. और जैसे मैं कह रहा था कि अगर बजाज फाइनेंस लिस्ट एट 4 to 4.5 or 5, दिस इज कमिंग टू एट लिटरली हाफ द वैल्यूएशन. तो आई थिंक दैट इज़ वन. दूसरा अनुज, आई थिंक वी स्पोक अबाउट द फैक्ट दैट वी डाउनग्रेडेड द एंटायर डिफेंस सेक्टर टू अ सेल. तो आई थिंक वो था. एंड रिसेंटली वी हैव इवन डाउनग्रेडेड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टू अ सेल. बट 2 स्टॉक्स ऑटो एंक्स में देना चाहूँगा अनुज. एक है सनसेरा इंजीनियरिंग और दूसरी है सुपरजीत. ओके, आई थिंक सनसेरा अगर आप देखें 18-19% की ROE ROC है. मार्जिन प्रोफाइल भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक है. और बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होंगे अनुज जो आज की डेट में 20 के PE से कम है. ये आपको 17-18 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड के आसपास मिल रहा है फॉर अबाउट एन 20% अर्निंग्स कैगर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. FY24 से 26 है, अगर आपको स्ट्रेच करके 27 तक भी लेना है तो हमें लगता है कि 20 से 25% का अर्निंग्स ग्रोथ फॉर अ नियरली 20% रिटर्न रेशियो कंपनी कमिंग टू यू एट रफली अबाउट 16-17 टाइम्स. दूसरा सुपरजीत इज़ अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव अनुज, 30 टाइम्स के आसपास है, बट वहाँ पे भी हमें एक रीजनेबली कंफर्ट है ग्रोथ पे कि ये आई थिंक 20% का ग्रोथ आसपास दे सकते हैं. तो वाइल वी आर रिलेटिवली पॉजिटिव ऑन ऑटो OEMs लाइक आइशर एंड मारुति एक्सेट्रा, बट आई थिंक ये 2 हैं जो हमने रिसेंटली ऑटो एंक्स में भी इनिशिएट किए हैं जहाँ हमारा पॉजिटिव टिल्ट है. और एक आखिरी नाम मैं आपको दे दूंगा, IT में वी आर मोस्ट पॉजिटिव ऑन LTIM. वीव हैड अ चेंज ऑफ एनालिस्ट एट आवर एंड. I think that is obviously a large cap name, but LTIM is another name that we are fairly structurally positive on. ओके राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 4 का चौका